तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी में पास होना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर कुछ नहीं आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लापरवाह हैं, सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरह पास हो जाऊं, तो बायोलॉजी का ये चैप्टर पहला याद कर लीजिए, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला देंगे, बहुत कन्फर्म में ला देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए बनाया हूँ कि जो सोचते हैं कि पास हो जाऊँ कम से कम। तो देखिए, जो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, उसमें पोषण पहला पॉइंट आता है ए, दूसरा श्वसन आता है और तीसरा परिवहन आता है और डी उत्सर्जन आता है। इन चारों टॉपिकों को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है स्टूडेंट। चारों टॉपिकों को एक ही वीडियो में बता दिया है। 1 घंटे 20 मिनट का आप वीडियो आपका है। अगर उसको आप देख लेते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब टॉपिक वाइज करा दिया है, अगर उसको तैयार कर लेते हैं, कोई बायोलॉजी में आपको रोक नहीं सकता है। बायोलॉजी का काम खत्म आपका, यहाँ से आप पास हो गए समझिए। बायोलॉजी में अगर इतना टाइम दे देते हैं तो ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आया। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आप ही को नहीं देखना है, अपने मित्र यहाँ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पास हो जाए। ये नहीं कि आप चोरी छुपे आप ही पास हो जाइए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लेकिन लाइक तो बनता है कि नहीं। अगर चारों टॉपिक को मैंने एक ही में कवर किया तो लाइक तो आपको किसी कीमत पे आपको देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 500 लाइक मैक्सिमम, एकदम कम से कम 500 लाइक रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप पे निर्भर करता है कितना पहुँचाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर श्वसन के, फिर परिवहन के, फिर उत्सर्जन के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा पोषण, पहला पॉइंट आप कवर होगा इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 500 लाइक का मेरा टारगेट रखा, जबरदस्ती आपसे ले लूंगा मैं 500 लाइक। ठीक है, जबरदस्ती आप देंगे भी। ठीक है, इसलिए कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन में 4-5 वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है हमें। ठीक है, तो चलिए, और इस वीडियो के हम बहुविकल्प पहले प्रश्न देखेंगे। अब बहुविकल्प से आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर अगर तैयार हो गया तो बायोलॉजी में कोई आपको रोक ही नहीं सकता है पास होने से। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है। चलिए स्टूडेंट, आप बताइए कि केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। चलिए 4 ऑप्शन में बताइए कि जल में कौन घुलनशील होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि जल में घुलनशील विटामिन सी है, सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। विटामिन सी जो होता है उस जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की उपयुक्त सभी। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक सभी होती हैं, तीनों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को इसमें? नहीं होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह स्टूडेंट कह रहा है कि पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है कहाँ? जड़ से, पत्ती में, कि तने में, कि पुष्प में। ठीक है, बताइए जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में? बताइए पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है स्टूडेंट? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कहाँ से? पत्ती में। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? इसमें से आपको बताना है, 4 समीकरण दिया है, चारों समीकरणों से आपको भी बताना है कि कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। बताइए, पहला 6CO2 प्लस 12H2O बनाकर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए आप पहले देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर ही आपको बता देता हूँ, पढ़ूंगा तो ज्यादा समय भी आप लोगों का नुकसान होगा। चलिए आप लोग पहले अपना नजर फेर लीजिए, ठीक है, कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो मैं बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण का एग्जैक्ट समीकरण है वो ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन सी? कि 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश के साथ पड़ हरिम। देखिए बता देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल या पड़ हरिम आवश्यक होता है, समझ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण किससे? ऑक्सीजन तथा जल से मुक्त होते हैं। इसलिए आपका यह समीकरण फॉलो करेगा 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश प्रलहरिम के साथ C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त होती है। बताइए स्टूडेंट, कहां से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जल से, कि वायु से, कि पर्णहरिण के विघटन से। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त होते हैं, तो जल से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। स्टूडेंट बताइए, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, कि दोनों ए व बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं चलिए दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 में। और चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। द्वार कोशिका कहां पाई जाती है, जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, इनमें सभी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वार कोशिका पाई जाती है। सबको मालूम कि द्वार कोशिका कहां पाई जाती है, तो रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रंध्रों में 2 सेम के बीच के आकार के द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, तो 2 सेम के बीच के आकार का द्वार कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण के वाष्पोत्सर्जन के प्रोटीन। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का जो शुद्धिकरण, ऑक्सीजन की मुक्ति होती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण में कमी होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चरवड़कों की संख्या होती है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चरवड़कों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ, कितनी जोड़ी, तो 2 जोड़ी होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट यह है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। 20, 24, 28, 32। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है स्टूडेंट, क्योंकि शिशुओं में दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। इनमें मुख्यतः अग्र चरवड़क दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कितने होते हैं, 20 ही होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, की पेप्सिन, के दोनों ए और बी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों बता दूं कि निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है जो टाइलिन भी पाया जाता है स्टूडेंट, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है, इसलिए दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये कर आपसे कि ग्रास नली द्वार, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। बताइए, एफिफेरिंक्स कहलाती है, कि घंटी ढापन कहलाती है, कि एल्वियोलाई कहलाती है, कि श्लेष्मावरण कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूं। जो ग्रास नली द्वार पर जो लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना जो होती है वो घंटी ढापन कहलाती है। क्या, घंटी ढापन कहलाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ग्रास नाली द्वार पर जो पत्ती के समान लटकी हुई उपस्थित की बनी होती है संरचना जो होती है वो घाटीपन कहलाती है। ये क्या करती है कि ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है स्टूडेंट, रोकती है। क्या करती है, ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है, रोकती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। जो आहार नाल की जो सी की आकार की संरचना क्या है, आमाशय है, ग्राणी है, कि ग्रासनी है, कि कृमि रूप पेरिसिका है। बताइए स्टूडेंट क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इसका जो सही आंसर होगा कि जो आहार नाल की कैपिटल सी की आकार की जो संरचना होती है वो ग्राणी होती है। ठीक है, ग्राणी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आहार नाल की जो कैपिटल सी की आकार की संरचना है वो क्या कहलाती है, आपकी ग्राणी कहलाती है। यह लगभग कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि कृमि रूप पेरिसिका का भाग है।
कृमि रूप पेरिसिका का भाग है छोटी आंत, अग्नाशय की बड़ी आंत की ग्रास नली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ हम लोगों को। जो कृमि रूप परिकेशिका है वो किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत से जो सीकम जानते हैं, सीकम से लगभग 7 या 10 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूपी पेरिसिका जुड़ी रहती है, जो सेलुलोज के पाचन में क्या करती है स्टूडेंट? मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यह स्टूडेंट कह रहा है यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? लार, अग्नाशय की जठर रस की पीत रस। बताइए स्टूडेंट की इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि लार, अग्नाशय, जठर रस की पीत रस यकृत स्रावित करता है। सबको मालूम कि यकृत क्या स्रावित करता है? तो पीत रस स्रावित करता है। ठीक है, यकृत से पीत रस का क्या होता है? श्रावण होता है। ठीक है, तो पीत रस स्रावित करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है स्टूडेंट? चलिए पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो अभी जस्ट आप खुद देखिए इसी क्वेश्चन को तो घुमा के बस दिया है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, बात खत्म। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इधर उधर घुमा के देता है आपको, किसी तरह पकड़ लेंगे आप। चलिए पढ़े रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? जो अग्नाशयी रस होता है किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन एवं वसा के, कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, कि इन सभी में? चलिए बताइए अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? इन चार ऑप्शन से आपको बताना। तो मैं आपको बता दूं कि जो अग्नाशयी रस होता है किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन में भी, प्रोटीन में वसा के भी, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन सभी के। ठीक है, इन सभी के स्टूडेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट? पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय की वृषण में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को पीत रस का निर्माण यकृत में होता है स्टूडेंट। कहाँ होता है? यकृत में, क्योंकि पीत रस का निर्माण यकृत द्वारा होता है, जो कि बाद में पित्ताशय में क्या होता है? वो संचयित होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी ज्यादा इसमें कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की, विटामिन की, प्रोटीन बनता है। इसमें बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोजेनेसिस क्रिया में बनता है तो ग्लाइकोजन बनता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट मैंने 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी बता दिया। इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन आने की संभावना भी व्यक्त नहीं होगी। ठीक है, इसमें से ही आएंगे। चलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की और वो भी विद सोल्यूशन के साथ उसको देखेंगे हम लोग। चलिए उसकी ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न नोट कीजिए। अब वो आंसर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। तो दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या? टायलिन नामक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका? यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में उपस्थित जो टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में क्या होता है? बदल जाता है। स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको नोट करके ही आपको याद करके जाना है। जाके देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम भी लिखना है। मैं नाम भी उसका बता दिया हूं, ये भी बता दूं कार्य क्या होता है। तो कौन सा नाम क्या पाया जाता है? टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। देखिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाता है। ये टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या मंड या स्टार्च माल्टोज में क्या करता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो बस यही कुछ पॉइंट तो याद करना है आपको। चलिए क्वेश्चन में पहला क्लियर। क्वेश्चन में दूसरा, ये क्वेश्चन में दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको अच्छे से, कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में बना देता हूं इस पे, कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर कैसे लिखेंगे इसका, कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कौन से समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इस स्लिप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये समीकरण है कि 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के साथ C6H12O6 + C
6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर है जल ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ सूर्य के प्रकाश किरणों के साथ फ्लोरीन के संयोग से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और जल के साथ मिश्रित होकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। ठीक है, ये इसका रासायनिक समीकरण है, इसको नोट कर लीजिए, जो कि बहुविकल्पी हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, चलिए फिर उसके नीचे लिखना है कि इस क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, इस क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जहां उत्पन्न हाइड्रो और कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार शोषण में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया है, नोट भी कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, कह रहा है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर लिखेंगे कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। कहाँ पे, पादपों की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में, कहाँ वाय त्वचा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान कहां से होता है, रंध्रों के द्वारा ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ऊपर ही पढ़ते आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट भी कर लिए होंगे, याद भी हो गया होगा, रिवाइज करके चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा ये, और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, क्या, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। वेरी मोस्ट, अब पूछेगा कोई कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वह भोजन या घटक जिसमें क्या, वसा, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, खनिज हो, लवण हो तथा जल हो, आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को तो संतुलित आहार कहते हैं। तो याद ही हो गया सिंपल तरीके से, इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा चित्र दिया है, देखिए आपको देखा कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए, बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसका साफ सुथरा एक नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए आप उत्तर लिखे कि मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ एक और, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका पार्ट का कौन कौन सा नाम है। आपको भी एक ऐसा सुंदर चित्र आपको बना देना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये आपका फिगर है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या, लार ग्रंथियां कहलाती हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपका ग्रासनी कहलाता है, ये जो भाग आपको कहलाता है वो श्वास नली कहलाता है। और इस तरह जो है आ रहा है ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह ग्रास नली कहलाता है स्टूडेंट। और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये आपका अमाशय पेट है। ठीक है, और ये आपका अग्नाशय है स्टूडेंट, क्या है, अग्नाशय है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह इधर से आइए, देखिए ये आपका मलाशय है, बड़ी आंत में से, जो कि बड़ी आंत का ही भाग होता है। ये गुदा द्वार है, ये गुदा नाल है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये कृत्रिम रूप पेरिसिकाएं हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप और पेरिसिकाएं स्टूडेंट। ये जो उसके जस्ट ये बगल वाले ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये सिकम या उंडक उंडुक कहते हैं, जिसे बड़ी आंत का ही भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, और यह दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं पतली पतली आकार, ये शेषांत कहते हैं। ठीक है, शेषांत्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपको जो दिखा रहे हैं बड़ी आंत है, बड़ी आंत जिसको जो भाग क्या कहलाता है, कोलन। कोलन जो है भी बड़ी आंत का ही भाग होता है। ठीक है, और ये जो आपको पतली नली दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये ग्राणी या छोटी आंत है। ठीक है, ग्राणी छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत है। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय होता है स्टूडेंट, क्या होता है, पित्ताशय होता है। और यह आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, जो छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यही तो यकृत है आपका, क्या है, यकृत है स्टूडेंट। इसी तरह आएंगे तो ये आपका जीवा है, क्या है, जीवा है, और ये आपका दांत है। तो इस प्रकार जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने मानव के पाचन तंत्र का खूब सचित्र वर्णन साफ सुथरा से किया है। इसी ढंग से आपको दे देगा एग्जाम में, तो आपको बनाकर इसका नामकरण करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्योंकि एक बार दिखा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट इसका ले लेके बना लीजिएगा। चलिए, और अपने बुक से बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट है, बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर छठवां के ऊपर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां गया। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या है।
स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं को पोषित करना, जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं तथा ऐसा स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और इसके उपोत्पाद ग्लूकोज व ऑक्सीजन है। और यहाँ भी समीकरण दर्शा सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश के संयोग से क्या बनाता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनाता है। तो यह जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टॉप 10 के क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देगा 2021 बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार तो आपको करना होगा। तो चलिए आप वीडियो को पुशअप करके मैं बस स्क्रॉल करके आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपको समझ लेंगे बहुत अच्छे ढंग से, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ये आपका अति लघुत्तरीय का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है आपका कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। कह रहा है कि बताइए कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन में क्या है, सहायक है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तथा आंत्रीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन में सहायक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा स्टूडेंट। इस प्रकार आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा स्टूडेंट। इस सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी में तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि पीत रस क्या है, पूछ रहा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित और एकत्र होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग कि पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत की कोशिकाओं में बनता है पीत रस। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचरित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे, यकृत के नीचे स्थित होता है। पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, क्योंकि यह वसा के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे उत्तर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत होती है। अभी यकृत के कार्य हेडिंग डालेंगे और यकृत के कार्य लिखिए। पहला कि पीत रस का श्रावण करना, हिपेरिन प्रतिस्कंद कारक का श्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना, ग्लाइकोजन का संचयन करना, यह सब चारों क्या है, यकृत के कार्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि पाचन क्रिया भौतिक क्रिया है अथवा रासायनिक क्रिया। बताइए कि जो हमारे पाचन क्रिया है वो भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया। तो आपको लिखेंगे उत्तर में कि पाचन क्रिया मुख्यतः एक रासायनिक क्रिया है, साथ ही साथ इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं भी क्या होती हैं, संपन्न होती हैं स्टूडेंट। फिर आगे आपको हेडिंग डालना है रासायनिक पाचन। ठीक है, हेडिंग उसी में डालना है आपको, रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि इसके अंतर्गत, देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर लिख दिया हूं मैं, इसके अंतर्गत समझ लीजिएगा, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग यांत्रिक या भौतिक पाचन। ये आपका रासायनिक पाचन था, यह भौतिक पाचन, इसे यांत्रिक पाचन भी कहते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें भोजन को चबाना,
आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंजन गति, पेशीय संकुचन के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो अंतर आपका रासायनिक पाचन है और ये आपका भौतिक पाचन, इन दोनों में कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि आहार नाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से लेई के समान आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायक होती है। आमाशय में यह भोजन पाचन में सहायक भी होती है और क्रमाकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये यही कहा मैं कि बायोलॉजी में अगर आपको अच्छी स्कोर करना है तो ये पहला चैप्टर में जो 4 पॉइंट थे उसको एकदम याद करके ही आपको जाना है। ठीक है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण, इसको तो एकदम याद करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा या तो इस प्रकार पूछ लेगा कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखिए स्टूडेंट दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे जो कि इस स्लिप में है उसका। और यह लास्ट क्वेश्चन था हमारा अति लघुत्तरीय का, इसके बाद हम लघुत्तरीय देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, आहार नाल के छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, आहार नाल के छोटी आंत में होता है। ग्रहणी में पीत रस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किस एंजाइम के द्वारा, तो लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का क्या किया जाता है, छोटी आंत में पाचन किया जाता है। यह भोजन की वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अणुओं में विखंडित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था जो हमसे पूछा था कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया जो अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टोटल 12 मैंने अति लघुत्तरीय बताया क्योंकि चैप्टर इंपोर्टेंट है, यहाँ के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। तो यहाँ 12 मैंने अति लघुत्तरीय बता दिया जो कि वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बहुविकल्पीय मैंने बता दिया, अति लघुत्तरीय मैंने बता दिया। अब जो पारी आई है वो लघुत्तरीय की और दीर्घोत्तरीय की है, अब उसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है स्टूडेंट। चलिए अब उसको हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। चलिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। अब जैसा कि जानते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का मैं उत्तर तो देता नहीं, क्या आप कुछ देख ही पाए आप लोग कि अति लघुत्तरीय में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ा है कि लघुत्तरीय में मैं कितना लिखता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, इसलिए ईमानदारी से मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को, जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय होती है उसे खोज के अपने से लिख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए कि पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस ढंग से पूछता है, 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछता है, याद रखिएगा कि पीत रस भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक करता है। तो ये 3 एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, उसका उत्तर एक ही होगा लेकिन कैटेगरी 3 तरीके से पूछा घुमा फिरा के। तो ये तीनों आपको आना चाहिए कि किसी प्रकार भी एग्जाम में दे सकता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है तीनों में से। ठीक है, तो ये लिख के और याद कर लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा ईमानदारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि मुख से लेकर आमाशय तक, मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइमों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जितना क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा सभी महत्वपूर्ण है, इसको याद करके स्टूडेंट आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया इसको। ठीक है, या तो इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से बहुत प्रकार से पूछा जाता है कि अब इस प्रकार से नोट कीजिए कि किस प्रकार से पूछेगा इसी क्वेश्चन को कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्थित अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं में निकलने वाले हार्मोन्स के नाम तथा कार्य का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार पूछ देगा कि अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम एवं कार्य लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि अग्नाशय द्वारा स्रावित 2
पाचक एंजाइम के नाम एवं कार्य लिखिए। तो 1 2 3 4 तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बस ये मैं बता दूं, बस ये दे देगा, बस आप फंस जाएंगे कि हमको तो ये बताइए नहीं किए हैं। इसीलिए जितने प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है उस सारे क्वेश्चन में लगे आया हूं कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछ सकता है, आप उसका आंसर बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि अग्नाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अग्नाशय किसे कहते हैं ये बताना आपको, इसके 3 प्रमुख कार्य भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक ढंग से और पूछा जाता है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इस स्लिप में है। किसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है कि अग्नाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है, तो दोनों लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए कि मनुष्य की लार ग्रंथियों के नाम लिखिए, यह कहाँ स्थित होती हैं और कहाँ खुलती हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके आपको जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए कि मनुष्य के दंत विन्यास का संक्षिप्त विवरण कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के दंत विन्यास का संक्षिप्त वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा के पूछ लेता है कि मनुष्य के दांतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन के प्रकार और पूछता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एक प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जाता है, तो तीनों प्रकार आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लघुत्तरीय का, इसके बाद हम दीर्घोत्तरीय देखेंगे। और कह रहा है कि बताइए कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के नियम करती हैं, ठीक है। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार गार्ड्स कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछेगा, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। टोटल 7 मैंने बताया है। ईमानदारी से स्टूडेंट, ईमानदारी से इसका आंसर आप लिख के ही आपको जाना है, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर टारगेट सीधे 90-95, इसलिए मैं थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत संपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि 5-7 क्वेश्चन दे दिया फंसा तो फंसा नहीं, इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ कि इससे बाहर जाइए नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 90 और 95% लाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी थोड़ी कि 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया 90% आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी चैनल पे नहीं कोई करा सकता आप लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ जितना उस एरिया में बता रहा हूँ कि कहीं भी वो आ गया है तो इसी एरिया के अंतर्गत आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पूरा एरिया थोड़ा बड़ा है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे कहाँ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लेके आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको नोट करके ही जाना है। मैं बता दिया हूं, एक ही बार बता देता हूं आप लोगों को कि क्या इंपोर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग क्वेश्चन पहला कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और इसको आपको नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। उसमें पाचन क्रिया का वर्णन करना था, अब वही प्रश्न को देख के फिर लिखिए लास्ट में कि यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में पाचन तंत्र का इसमें भी नामांकित चित्र बनाना है, उसमें भी बनाना है, लेकिन वहां पे पाचन क्रिया का वर्णन करना है और यहाँ पे यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन का पूछ लेगा घुमा के मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अग्नाशयी रस का पाचन की कार्यकी में क्या महत्व है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको सिंपल ही इसी क्वेश्चन को दे देगा कि मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए, तो आपको भी वही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों का आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये स्टूडेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा याद करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। और लास्ट आपका है दीर्घोत्तरीय 7वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने टोटल 7 बताया। मैंने बहुविकल्पी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, अति लघुत्तरीय बता दिया, लघुत्तरीय बता दिया और दीर्घोत्तरीय बता दिया। अब इससे बाहर तो एक क्वेश्चन जाएगा आपका नहीं, पोषण से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन रख दिया था इसमें, ठीक है। तो वीडियो बताइए कैसी आपको लगी है। वीडियो आपको वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के दूसरा पॉइंट। मैंने बताया था स्टूडेंट कि अगर आपको पास होना है तो जो चैप्टर पहला में आपका 4 पॉइंट दिया है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, फिर इसके बाद परिवहन दिया है और इसके बाद उत्सर्जन दिया है, ठीक है। तो हम लोग पोषण के
का वीडियो तो बना चुके थे, जैसा कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी था उसमें हम लोग कर चुके हैं। और वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको वहां से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। या तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शोषण के बारे में, ठीक है, कि शोषण के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का। कितना? 500 लाइक का स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर अचीव कराएंगे। तो चलिए आप शोषण के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो विकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम देखेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन और पहले से आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर आप लोग को बताना है और याद करके भी जाना। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पे? कोशिका द्रव में, कि राइबोसोम्स में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि अंतः अपद्रव्य जालिका में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शनों में से कहां पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए अपना आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो इसका सही आंसर जो स्टूडेंट होगा मैं आपको बता दूं कि कहां पे, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पे? तो कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी या क्लियर भी रहा होगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। कह रहा है कि प्रचलित रूप से जो ऊर्जा गृह कहलाता है, किसे ऊर्जा गृह कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम्स को। तो चलिए फ्रेंड मैं बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय के, और सारे क्वेश्चन याद करके जाने आपको एग्जाम हॉल में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और देखिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ लेता हूं कि कह रहा है एटीपी तथा NADP 2S का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। कह रहा है कि एटीपी तथा NADP 2S का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि क्लोरोप्लास्ट में, कि प्राक्सिसोम्स में, कि लाइसोसोम्स में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपना आंसर चूज सही किया होगा, ठीक है। तो कहां पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कॉपी जो बनाया उसमें नोट कर लिए होंगे और याद करके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने कंफर्म कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2048। चलिए बताइए कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं बिना समय गवाए। तो कितने? तो 2। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने? 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है स्टूडेंट, ठीक है। और यह क्रिया कहां पे होती है? तो कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप 2 मार देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं स्टूडेंट? 32, 34, 36, 38। चलिए स्टूडेंट बताइए कितने होते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? तो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38। कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38, ठीक है। 38 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मात्र 6 ही इसमें बहुविकल्पीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 6वां नोट कीजिए कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमण में जो ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ग्लूकोज की, एटीपी की, पाइरूवेट। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि कोशिकीय प्रक्रमण में जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी कहलाता है। क्या? एटीपी है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो मात्र 6 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया बहुविकल्पीय का स्टूडेंट, उसको तैयार करके ही आपको किसी कीमत पे जाना होगा, ठीक है। चलिए अगर आपने अच्छे ढंग से लिख लिया बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हम पढ़ेंगे अगले अब जो अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे, और उसको भी आपको नोट करना है और याद करके जाना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे क्या? अति लघुत्तरीय
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है आपसे कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए, उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें O2 ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कह रहा है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखना है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट। चलिए तो उत्तर आप क्या लिखेंगे इसका कि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ पे, तो अनाक्षी श्वसन में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है स्टूडेंट। अतः यहाँ एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना अच्छे ढंग से लिखेंगे तब फुल आपको मार्क्स मिलेगा। अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं लिखा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट आपने नोट कर लिया होगा और याद करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है, ठीक है। कह रहा है कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है स्टूडेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप कि श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया में होती है। कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य में और माइटोकांड्रिया में होती है। कोशिका श्वसन के 2 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है कोशिका श्वसन को। तो देखिए कौन कौन, पहला लिखिए तो ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस डाल के आपको लिखना है इसमें कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और दूसरा आपका क्रेब्स चक्र, यह क्रिया कहाँ पे, तो माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। वेरी सिंपल वर्ड है, आप याद भी कर लेंगे। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की स्टूडेंट, और उसको देखेंगे, सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। कह रहा है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ पे, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन मुख्यतः कहाँ, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है स्टूडेंट मुख्यतः कहाँ पे, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करके आपको जाना होगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप जानते हैं कि मेरा टारगेट क्या है, 90+। और 90+ के लिए आप जानते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसा सिंपल नहीं परसेंटेज आपका कि जैसे मर्जी मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया वही आएगा, ठीक है। इसलिए मैं पूरा संपूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूं कि जो बंदा पढ़े तो 90 से कम भी ना लाए, ठीक है। चलिए ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो 100% इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक को प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा रूप में संतुलित किया जाता है। और इसका समीकरण आप लिख सकते हैं कि C6H12O6 प्लस CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न करती है। तो यह समीकरण भी आपको लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको याद कर लिएगा इस समीकरण का। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न था। देखिए मैं एक बार प्रश्न दिखा देता हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पूछ करके रोक के लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब हम अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाके प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी उठाकर देख सकते हैं कि श्वसन और दहन में अंतर पूछता है कि नहीं। तो दिया है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए स्टूडेंट। सिंपली करना हमको यह है कि एक और श्वसन लिख दीजिए और एक और दहन लिख लीजिए। और श्वसन में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। ये पहला पॉइंट आपको श्वसन में लिख देना है। और वही पहला पॉइंट आपको दहन में पहला पॉइंट आप बनाकर क्या लिखना आपको कि यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है।
समझ रहे हैं, यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है और यह नियंत्रण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको लिखना है किसमें, श्वसन में, कि यह क्रिया सामान्यतः कितने ताप पे 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वही दूसरा पॉइंट आपको लिखना है किसमें, दहन में, कि यह क्रिया उच्च दाब पर होती है, जो उच्च ताप पर होती है तथा इसमें जो उच्च ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, कह रहा है इसमें अधिक से अधिक यह क्रिया कितने पर सामान्य ताप पे उत्पन्न होती है, 25 से 45 डिग्री, तो यहाँ पे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो दहन की ऊर्जा होती है इसमें इसका जो क्रिया कराते हैं हम लोग उच्च ताप पर कराते हैं, इसलिए इसमें जो उच्च ऊष्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपको लिख देना, लास्ट पॉइंट, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। जो श्वसन में क्रिया होती है किसके, श्वसन क्रिया किसके कारण होती है, तो ये एंजाइम की सहायता से होती है। और दहन में तीसरा पॉइंट लिख देना है कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल। तो यह 3 कारण आप लिख सकते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, मैंने मोस्ट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, इससे बाहर जाएगा भी नहीं, बस आपको याद करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने क्लियर कर लिया, लिख लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। लघुत्तरीय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और दीर्घोत्तरीय के, और उसको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको आपको देखना है, नोट करना और याद करके जाना है। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ गया आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट यहाँ पे पहला आपका जो है प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि श्वसन क्रिया को समझाइए। क्या पूछा है कि श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमा के पूछ लेता आपसे कि वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायु श्वसन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया इसी ढंग से, इसी क्वेश्चन को, तो देखिए पूछने का नजरिया अलग रहेगा, आपका आंसर एक ही रहता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की इतना मतलब इस बार भी बहुत बार पूछा गया इस तरह से, जैसे वायु श्वसन किस प्रकार अवायवीय श्वसन से भिन्न होता है। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही तरह से। ठीक है, तो तीनों में से कोई पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि आपको यही देगा, चाहिए देगा, तो तीनों आपको याद होना चाहिए कि कोई दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला है, इसको लिख कर याद करके जाना आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक बार बता दिया हूँ आप लोगों को कि ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि लॉन्ग है, मुझे लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो इसको आपको अपने से करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया था ये प्रश्न, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को याद करके जाना, इस बार भी आने की संभावना चांसेस इसके ज्यादा हैं। और तीसरा है कि मानव में सांस लेने की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। मानव में सांस लेने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं बोल दिया हूँ उसको ईमानदारी से आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए, कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा उसकी रूपरेखा का चित्र बनाइए। कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा उसकी रूपरेखा का चित्र बनाइए। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आपको नोट करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए आप लोग कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचिस ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। इस अणु के अनिश्चित संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचिस होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5 मैंने प्रश्न आपको बता दिया लघुत्तरीय प्रश्न, और इन 5 को आपको याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि लघुत्तरीय प्रश्न जो 5 मैंने बताया उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मात्र 2 ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसको फालतू में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2 ही याद कर लेंगे तो ये चैप्टर का आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा तो आराम से कर लेंगे। पहला यह है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको करके जाना है। इसी प्रश्न को इस ढंग से भी पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे ही, किसी हाल में ही आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन देता तो 100% इस क्वेश्चन को देगा दीर्घोत्तरीय में, बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए कि मनुष्य में श्वसन लेने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। मनुष्य में श्वसन लेने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। या तीसरे प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि प्राणियों की श्वसन सतह में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके याद करके जाना है। अगर दीर्घोत्तरीय का प्रश्न उठाता है अगर इस चैप्टर से, तो दोनों में से एक मुलाकात होगी आपसे जरूर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घोत्तरीय बता दिया। अब यह चैप्टर पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप से आपका क्या हुआ है, चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। ये जो प्रक्रम का श्वसन का यह था, पोषण मैंने बता दिया था स्टूडेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे क्लिप दिखा देता हूँ। पोषण मैंने क्लियर कर लिया,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। श्वसन आज मैंने क्लियर कर लिया, कल परिवहन आएगा, परसों उत्सर्जन आएगा, तब जाके पूर्ण रूप से पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो मात्र बस इन एक पहले चैप्टर को पढ़ लेंगे, इन चारों टॉपिकों को, तब पास हो जाएंगे। ठीक है, इसके बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के तीसरा पॉइंट समझ रहे हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है जैव प्रक्रम, इसमें 4 पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, ए बनाकर आपका पोषण था, जो कि मैंने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उसका करा दिया और डिस्क्रिप्शन लिंक है। और बी पॉइंट था श्वसन, उसको भी मैंने करा दिया है। और तीसरा पॉइंट है परिवहन, एक पॉइंट डी और आएगा स्टूडेंट, जो कि कल मैं बताऊंगा इसको, और कंप्लीट हो जाएगा। अगर पास होना चाहते हैं तो बस इन चारों टॉपिकों को, जैव प्रक्रम को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स ला देंगे। ठीक है, तो मैं आज वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा परिवहन के, कि जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। वो वीडियो को लाइक नहीं किया तो 500 लाइक का टारगेट है, प्लीज इसको अचीव कराइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए और सब लोग अच्छा मार्क्स ला पाए। तो चलिए स्टूडेंट, परिवहन के सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं पढ़ता हूं। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, जिसे वेस्मो बोला जाता है, की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1 2 3 4। चलिए स्टूडेंट बताइए कितनी होती है। आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर कि क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं इसका, कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो वेस्मों की संख्या होती है, कितनी होती है स्टूडेंट, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4, क्योंकि मानव हृदय में 4 वेस्म होते हैं, 2 अलिंदा और 2 नीले होते हैं। ठीक है, उसी को 4 मिला के 4 कोष्ठों कहते हैं। ठीक है, 2 अलिंदा और 2 नीले। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आ गए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोल रहा है यह चीज कि पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है। कह रहा है पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहाँ, दाएं अलिंदा में, बाएं अलिंदा में, बाएं नीले में और दाएं नीले में। चलिए स्टूडेंट बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहां, तो बाएं अलिंदा में। कहां स्टूडेंट, तो बाएं अलिंदा में। इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पतली फुस्फीय तथा पल्मोनरी शिराएं बाएं अलिंदा में खुलती हैं, ये फेफड़ों में रुधिर को क्या करती हैं, लाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये चीज है। तो बाएं अलिंदा में ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्चात धमनियों में कि दाएं अलिंदा में। स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट में इसका सही आंसर बता दें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहां चला जाता है, तब फेफड़ों में चला जाता है। स्टूडेंट कहां, फेफड़ों में चला जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंदा से, दाएं अलिंदा से, कि बाएं नीले से, कि दाएं नीले से। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो स्टूडेंट में सही, इसका सही आंसर आप लोगों को बता दो, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि फेफड़े में जो अशुद्ध रुधिर आता है वो कहाँ, बाएं नीले से। कहाँ, बाएं नीले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, शिराएं ले जाती है, महाशिरा ले जाती है, कि दाएं नीले, कि महाधमनी। चलिए स्टूडेंट 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तब महाधमनी ले जाता है। कौन, महाधमनी ले जाता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जो है किस अंग में जाता है, फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में, कि त्वचा में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दूं, कहां, तब फेफड़ों में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, की भोजन का संवहन, की अमीनो अम्लों का संवहन। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो स्टूडेंट जल का संवहन होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपने नोट भी कर लिया इसको। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन 8वां आ गया है,
जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम की कैबियम। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्लोएम है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, याद आप है फ्लोएम है, ठीक है, मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम की कैबियम, ठीक है। बताइए तो स्टूडेंट में इसका सही आंसर आपको बता देता हूं कि क्या होगा कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है स्टूडेंट? तो जाइलम पहुंचाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि फ्लोएम, ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लोएम ही है, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है स्टूडेंट, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि जो फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप सुरक्षा जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको आप समझिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप जो होते हैं, क्या पादप क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं, ठीक है, क्या है, सॉरी, मुरझा जाते हैं। तो देखिए अब मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन ये है, यहाँ पे मैं लिखा हूं कि वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, कि प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्मियों के दिनों में किसके कारण दोपहर में जो पादप है मुरझा जाते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट विकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया हूँ। अब हम देखेंगे क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए तब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आगे स्क्रीन पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग कि दो तरल उत्तकों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो तरल उत्तकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि रुधिर तथा लसिका प्रमुख तरल उत्तक हैं। रुधिर तथा लसिका प्रमुख तरल उत्तक हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में ये अनुपस्थित होती हैं। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं कम, जबकि लसिका में अधिक होती हैं। ये आपको आंसर में लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए कंफर्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या उत्तर में कि रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है, याद करके भी जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है। स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मानव हृदय एक गहरे लाल रंग की त्रिकोणीय मांसल संरचना है। इसमें 4 वेश्म होते हैं। इसके आगे चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे के संकरे भाग को नीले कहते हैं। अलिंद व नीले एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व नीले में बटे होते हैं। बायां नीले सबसे बड़ा वेश्म होता है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में जो बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर का उच्च क्षमता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। पंप होता हुआ कहाँ, विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धमनी, शिराएं, कोशिकाएं होती हैं। तो ये प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे जो प्रकार बता रहा हूं प्रश्नों, इसको तैयार करके जाना आपको, ठीक है, समझ रहे हैं, जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार रुधिर पाया जाता है और क्यों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्या, कौन से रुधिर, अशुद्ध रुधिर पाए जाते हैं। यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुसीय धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन रुधिर बहता है, जिसके कारण में गुलाबी रंग प्रतीत होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6वां। उम्मीद करता हूं आपने क्लियर कर लिया स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है स्टूडेंट कि धमनी किसे कहते हैं, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी किसे कहते हैं, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर लिखिए आप कि धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनी होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। पल्मोनरी धमनी में यह अनाक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि धमनी और शिरा को परिभाषित कीजिए। कि धमनी और शिरा को परिभाषित कीजिए। तो एक और हेडिंग डालिए धमनी, इसमें लिखिए वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों या ऊतकों तक करती है, धमनी कहलाती है। यह गुलाबी रंग की होती है स्टूडेंट। किस रंग की, गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद शिरा डालिए। शिरा में लिखिए कि वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, शिरा कहलाती है। यह चमकीली नीली या वैगनी होती है। तो यहाँ पे धमनी डाल के लिख लिया आपने, शिरा डाल के लिख लिया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि धमनी और शिरा की परिभाषा आपने दे दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है स्टूडेंट कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर दाब किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि वह दबाव जिसके कारण रुधिर धमनियों में प्रवाहित होता है, रुधिर दाब या रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का प्राकुंचन रुधिर दाब को स्फेग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको आपको लिखकर याद करना है कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने लिख भी लिया होगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है स्टूडेंट कि परासरण किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि परासरण किसे कहते हैं। स्टूडेंट उत्तर लिखे कि जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने यह नोट कर लिया होगा। 10 क्वेश्चन मैंने अति लघुत्तरी को बता दिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं इसको तैयार करके जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि 90+ हम लोग का टारगेट ही है। चलिए ये नोट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, उसको देखेंगे और समझेंगे, उसको नोट करके याद करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट अब नोट कीजिए आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न पहला नोट कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना है। तो जानते हैं लघुत्तरीय का मैं तो उत्तर बताता नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन इसको आपको लिख के याद करके जाना है। जल्द में PDF तैयार कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दे दिया जाए, ठीक है, ताकि तैयार कर पाए। तो कुछ दिन लगेगा, अभी 5, 7, 10 दिन टाइम लगेगा, इसके बाद दे दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए कि बंद और खुले रुधिर परिसंचरण से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बंद और खुले रुधिर परिसंचरण से क्या तात्पर्य, उदाहरण से ही समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना आपके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है, देखिए थोड़ा फटा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इस स्लिप में है, कह रहा है कि रुधिर के 4 कार्य लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि रुधिर के 4 कार्य बताइए। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसमें कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता ही कराता हूं, 90+ टारगेट भी मेरा, इसलिए मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा,
मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, रुधिर तथा लसिका में दो अंतर बताइए। रुधिर तथा लसिका में दो अंतर बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6वां नोट कीजिए, हृदय क्या है? एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना या स्वच्छ नामांकित चित्रण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार करके जाना आपको, ठीक है। हृदय का नामांकित चित्र बनाना सीख लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो प्रोवाइड भी कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि धमनी एवं सीरा में अंतर बताइए। धमनी एवं सीरा में अंतर, अभी मैंने जस्ट बताया कि धमनी किसे कहते हैं, सीरा भी किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों लिख देंगे तो अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतर भी अलग से आता है 4-5, उसको कंडीशन में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है, इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? प्रयोग द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया की विवेचना कीजिए। देखिए ये 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट करके याद करके जाइएगा। 10 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लघु उत्तरीय बता दिया है स्टूडेंट। और अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि इस स्लिप में लिखा हूं, अब आ गया आपके सामने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछ लेगा आपसे कि रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना है स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। खुले बंद तथा दोहरे रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। रुधिर की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्रों सहित वर्णन कीजिए। मनुष्य की जो हृदय का आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन करना है, चित्र बनाना है, उसका नाम भी वर्णन करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को तैयार करके ही आपको जाना एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि लास्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि कह रहा है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कर रहा है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा कि मूल रोमों क्या कर रहा है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, उस चित्र की सहायता से आपको क्या करना है, इसको समझाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। तो 6 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ बता दिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। परिवहन, फिर अब हम कल डी पॉइंट बात करेंगे उत्सर्जन। अगर ये डीओ पॉइंट आप याद कर लेते हैं ABCD, तो समझ लीजिए कि आप बायोलॉजी में आपको कोई रोक नहीं सकता है, इतना तो मैं लिख सकता हूं। बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के डी वाले उत्सर्जन पार्ट के, ठीक है। जैसा कि जैव प्रक्रम बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने बताया था कि पास होने के लिए बस इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो जैव प्रक्रम में पहला पॉइंट आपका था स्टूडेंट पोषण। क्या था, पोषण। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। दूसरा था दोस्तों श्वसन। दूसरा क्या था, श्वसन, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी मैंने बता दिया। तीसरा था परिवहन, इसको भी मैंने बता दिया। तो इन तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इन तीनों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। और आज इसका लास्ट डी है क्या, उत्सर्जन, जो कि आज समाप्त हो जाएगा पूरा संपूर्ण रूप से। आपका जैव प्रक्रम पूर्ण संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। तो वीडियो को आपको एकदम पूरा देखना है। इन चारों चीजों को जितना मैंने बताया नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए कि बायोलॉजी में आप पास हो सकते हैं। बायोलॉजी में आप किसी तरह की एक ही चैप्टर तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तभी 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर देखना पड़ेगा। यह साइंस का 6वां चैप्टर है, अब बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन का। उत्सर्जन के पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला प्रश्न आपकी ये कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है। कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है, वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है, तो क्या है, तो वृक्क है। क्या स्टूडेंट, वृक्क है, क्योंकि मानव का मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क होता है। फेफड़े, यकृत एवं त्वचा जो अतिरिक्त उत्सर्जित अंगों के क्या अंतर्गत आते हैं सब। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ चलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है स्टूडेंट कि मनुष्य में वृक्क
एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन के परिवहन से। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि मनुष्य में वृक्क जो एक तंत्र भाग है वो संबंधित है किससे, तो स्टूडेंट उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा आपसे कि वृक्क बना होता है, वृक्क किससे बना होता है, मूत्रवाहिनियों से, मेलपिघियन नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं लोगों को। जो वृक्क बना होता है तो किससे, नेफ्रॉन से बना होता है स्टूडेंट, नेफ्रॉन से बना होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना 8.12 लाख महीन लंबे तथा कुंडलित नेफ्रॉन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नेफ्रॉन से मिलकर वृक्क बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बोमेन संपूर्ण भाग है। ठीक है, बोमेन संपूर्ण भाग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पित्त वाहिनी की, अग्नाशय वाहिनी की प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नलिका का। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा कि बोमेन संपूर्ण भाग है किसका। तो मैं इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता देता हूं कि बोमेन संपूर्ण भाग किसका है, तो वृक्क नलिका का। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, डी वाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब ये क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया और कह रहा है यह चीज कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत किसको संश्लेषित करता है स्टूडेंट, शर्करा को करता है, कि रुधिर को करता है, कि यूरिया को, कि प्रोटीन को। चलिए बताइए कि यकृत संश्लेषित किसको करता है। तो मैं बता दूं कि जो यकृत संश्लेषित करता है वो यूरिया को करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो मात्र 5 ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आपको इसमें बता दिया। इससे बाहर एक भी इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, 5 तैयार कर लीजिएगा। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। और अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब उसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपकी स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं। कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या आप लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, कि मनुष्य सहित, तो पहले आपको हेडिंग डालना है क्या, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्सर्जन हेडिंग डालिए, लिखिए कि मनुष्य सहित सभी केशरूकी जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन डाल के उत्सर्जन किसे कहते हैं ये लिख देना है, क्योंकि हमसे पहला प्रश्न तो यही पूछा है कि उत्सर्जन क्या है। तो हमने बाद में हम बताएंगे कि कोशिकीय जीव प्रकार अपने अपशिष्टों को निष्कासित करते हैं। तो पहले उत्सर्जन की मैंने परिभाषा बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट आपको आगे इसमें लिखना है कि एक कोशिकीय जीव सरल विसरण द्वारा एक कोशिकीय सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ मैंने भी आपको बता दिया कि एक कोशिकीय जो जीव होता है वो सरल विसरण द्वारा एक कोशिकीय सतह से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था पहला अति लघुत्तरीय का। उम्मीद करता हूँ आपने इसे तैयार कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने ये नोट कर लिया अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघुत्तरीय के प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार में बना देता हूं। कह रहा है कि निम्न संरचनाओं के कार्य लिखना है। पहला वृक्क का कार्य लिखना है, मूत्रवाहिनी की कार्य लिखना है, मूत्राशय की कार्य लिखना है और मूत्र मार्ग की कार्य लिखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न में इसको लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला हम डालेंगे वृक्क। अब वृक्क का हम लोग क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। तो यहाँ वृक्क हेडिंग डालने के बाद लिखना आपको कि यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करना। यूरिया को रुधिर में से पृथक कर मूत्र का निर्माण करना किसका कार्य होता है, वृक्क का कार्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उस तरह मूत्रवाहिनी का हम कार्य देखेंगे। कह रहा है मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाना किसका, मूत्रवाहिनी का कार्य होता है स्टूडेंट। इसी तरह तीसरा मूत्राशय का कार्य होता है यह कि मूत्रण तक मूत्र को संचित कर रखना, यह मूत्राशय का कार्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट आपको रहा मूत्र मार्ग, ये इसे किसे क्या कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है, तो मूत्र को मूत्राशय से
शरीर के बाहर की ओर निकालना यह मूत्र मार्ग का कार्य होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिया था कि निम्न संरचनाओं के कार्य लिखिए। अब मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिख दिया है, आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद करके ही जाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि वृक्कीय धमनी से रुधिर वृक्क में उच्च रुधिर दाब से वृक्काणु के ग्लोमेरुलस में प्रवेशित होकर, किसे ग्लोमेरुलस में प्रवेशित होकर निस्यंतित होता है। यहां से अपरानिस्यंतित द्रव कुंडलित नालिकाएं भाग में जाता है, जहां आवश्यक लवणों जल अमीनो अम्ल आदि का पुनराव शोषण करता है। क्या होता है, पुनराव शोषण होता है उसका, तथा मूत्र का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। तो मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दिया हूँ स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंफर्म हो गया स्टूडेंट। तो मात्र 3 ही क्वेश्चन आपके थे अति लघुत्तरीय के मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा आपको फालतू चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज पढ़िए जो एग्जाम में आए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 3 ही प्रश्न आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। अब हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसका सोल्यूशन में लेकर आए हूं लघुत्तरीय का। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है लघुत्तरीय का, उसको हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट आगे आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहे हैं आप, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, 2 प्रकार से पूछता है। पहला प्रकार पूछेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं। या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आज हम चित्र भी आपको बताएंगे कि मानव में उत्सर्जित अंग का चित्र कैसे बनाया जाता है, अभी बताऊंगा कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उत्सर्जन भी किसे कहते हैं। तो चलिए उत्तर आप लिखिए। पहले तो उत्सर्जन हम लिखेंगे क्योंकि हमसे उत्सर्जन का आ रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन जैसा कि अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि मनुष्य सहित सभी के सुरक्षित जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, जैसे कि आप जस्ट देखे हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि मनुष्य शरीर में उत्सर्जित अंग निम्न में, कौन कौन से मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग है। तब पहला हेडिंग डालिए वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। अब वृक्क क्या है कि यह मुख्य उत्सर्जित अंग है। क्या यह मुख्य उत्सर्जित अंग है, यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर पृथक कर लेते हैं तथा इन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यह वृक्क का कार्य होता है, किडनी का कार्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित अंग होता है त्वचा, जिसे स्किन कहा जाता है। त्वचा क्या है कि यह उत्सर्जित पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त करता है। स्किन के द्वारा क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो पसीने के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे तीसरा इसका उत्सर्जित अंग, और जैसा कि स्लिप में आप देख रहे हैं तीसरा का उत्सर्जित अंग होता है यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। कह रहा है कि यह उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में सहायक करता है। मनुष्य में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यह यकृत का होता है। ठीक है, इसी तरह फेफड़ा जिसे लंग्स कहा जाता है, कह रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़ा क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है स्टूडेंट, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके मुख्य उत्सर्जित अंग क्या हो गए। अब इसका नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है मनुष्य का उत्सर्जित अंग। ठीक है, मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रकार बनता है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, पहले फिगर दिखा देता हूं, आप लोग इसको बना दीजिए। ठीक है, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पूरा मैंने छोटा कर दिया है और जैसा कि देख पा रहे एक बार मैं दिखा देता हूं पूरा, और इसका नामकरण करके दिखा देता हूं। ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और यह भाग आपको जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इस बोलते हैं क्या, वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वृक्क बोलते हैं। ठीक है, अब आइए नेत्र, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है नस, ये मूत्र वाहिनियां होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मूत्राशय और यह मूत्र मार्ग है स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, यह भाग आपको दिखाई दे रहा है यह वलकुट होता है। क्या होता है, वलकुट स्टूडेंट। फिर यह वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह वेड्यूला होता है, वेड्यूला। ठीक है, और यह जो छोटा आपको भाग यहाँ पे मैं रंग देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये छोटा भाग इसे पेल्विस कहते हैं। क्या, पेल्विस कहते हैं। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे अग्रम हाशिरा कहते हैं। ठीक है, अग्रम हाशिरा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य का उत्सर्जित अंग भी आपको बनाने के लिए देगा, नामकरण भी करने के लिए देगा। मैं दिखा दूं आपको अच्छे ढंग से, आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव के वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाइए।
और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि अब वृक्क का चित्र कैसे बनता है। तो देखिए वृक्क का चित्र मैंने फूल तरीके से बना दिया। पहले उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना को रेखांकित द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वृक्क का फिगर इसी प्रकार बनता है। अब वृक्क के फिगर में देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भाग मिलकर ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तो बर्टनी के रीनल कॉलम कहलाते हैं। बर्टनी के रीनल कॉलम इसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, आप में हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको क्या कहलाता है, मेडुला पिरामिड कहलाता है। क्या, मेडुला पिरामिड कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यह जो है तो मूत्रवाहिनी है, तो जानते हैं आप लोग क्या है, मूत्रवाहिनी है। और यह भाग आपको जो छोटा सा दिखाई दे, यहाँ पे मैं रंग देता हूँ, इसको अच्छे से जाना है आपको। यह कहलाता है आपका कि श्रोणी या पेल्विस कहलाता है। जैसे कि उसमें अभी हम लोग देखे हैं मनुष्य की उत्सर्जित तंत्र में देखे छोटे छोटे भाग उसमें थे, और एक बड़ा भाग ये वृक्क का है। ठीक है, अब देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है भाग ये वाला, ये क्या कहला, हाइलम या हाइलस कहलाता है। हाइलम या हाइलस कहता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और यह भाग आपको दिखाई दे रहा है वृक्क अंकुर है। क्या, यह वृक्क अंकुर है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह नीचे आएंगे तो यह जो खाली स्थान का भाग दिखाई दे रहा है, ये दीर्घ कैलिकस कहलाता है। दीर्घ कैलिकस कहलाता है, और ये छोटा कहलाता है, ये लघु कैलिकस कहलाता है। तो ये आपका मानव के वृक्क खड़ी काट का नामांकित चित्र है। जैसा कि देख पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, उसको अब नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। कह रहा है कि वृक्क के प्रमुख कार्य भी आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखिए कि वृक्क के कार्य निम्न है। क्या क्या, तो पहला नोट कीजिए कि क्या कार्य उसके हैं। तो वृक्क रुधिर के माध्यम से, जो वृक्क होता है वो रुधिर के माध्यम से शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यह पहला कार्य होगा। और दूसरा कार्य नोट कीजिए कि यह नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यह दूसरा कार्य इसका हो गया। और तीसरा स्टूडेंट यह है कि यह रुधिर के परासरणीय दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यह तीसरा कार्य इसका हो गया। और चौथा लास्ट कार्य इसका लिखिए कि यह अनेक प्रकार के वायु पदार्थों, औषधि की अतिरिक्त मात्रा, औषधियों के रंग तथा विषैल पदार्थों को निष्कासित करते हैं। तो यह स्टूडेंट आपको क्या है, वृक्क के प्रमुख कार्य, चार मैंने इंपोर्टेंट आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, बस मात्र 3 ही यहाँ पे लघु उत्तरी भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। इससे बाहर अभी नहीं करेगा, फालतू बताने की क्या जरूरत है आपको, हम ठीक है। तो ये चीज आपको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैं इसका उत्तर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मात्र ये कई प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय पर ये कई प्रश्न को घुमा के आपको कई तरीके से देता है। ये कई मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसमें से इसी में से आता है, ये हर साल आता है, जाके देख सकते हैं आप। कह रहा है कि या तो पहला प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जित अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जित अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। या तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार पूछेगा कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार लेगा आपको कि वृक्क की रचना का वर्णन कीजिए। वृक्क की रचना का वर्णन कीजिए। और लास्ट में यह बहुत बार पूछा गया है कि वृक्काणु, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो यह देखिए, ये कई प्रश्न 4 ढंग से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ढंग से पूछे, इसका आंसर ये कहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चारों पॉइंट आपका खत्म होता हुआ। ठीक है, अब जे प्रक्रम पूर्ण रूप से मैंने क्लोज कर दिया, उसको पार्ट वाइज मैंने दे दिया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।